हेलो फ्रेंड्स। तो हम आ गए हैं हम नए चैप्टर में जिसका नाम है अमालगमेशन ऑफ फर्म। हमारा चैप्टर 2 डेसिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश सेकेंड ईयर बीकॉम का कंप्लीट हो चुका है। जिसने नहीं देखा हो हम प्लेलिस्ट में उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप देख लो, या फिर हमारे चैनल पर जाके भी आप देख सकते हो। तो हम आते हैं मुद्दे पे, जो कि अमालगमेशन ऑफ फर्म। हमें इस चैप्टर में स्टार्ट करना है। ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थर्ड ईयर बीकॉम में भी इस आपको आएगा, थर्ड ईयर बीकॉम में। उसके बाद अब हम अमालगमेशन ऑफ फर्म इंट्रोडक्शन पे स्टार्ट करते हैं। मीनिंग अमालगमेशन ऑफ फर्म का स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान देते हैं कि पार्टनरशिप आपने सुना होगा। हाँ, मैं तो भूल गया था कि आप सेकेंड ईयर बीकॉम के स्टूडेंट हो। पार्टनरशिप मीन्स क्या रहता है, मतलब दो आदमी आते बिजनेस स्टार्ट करते, दो से कम नहीं चलेगा। दो से कम रहेगा अगर तो उसको क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इसकी वजह से दो, कम से कम दो चाहिए चाहिए, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो वैसे ही अमालगमेशन मतलब क्या होता है। अमालगमेशन, मैं आपको पहले इंग्लिश में डेफिनेशन देता हूँ। अमालगमेशन मीन्स when two firm come together and start a new firm, मीन्स दो बिजनेस फर्म उसको बोलते हैं, दो बिजनेस एक साथ आए और एक नया बिजनेस स्टार्ट किए, तो उसको बोलते हैं अमालगमेशन ऑफ फर्म। अमालगमेशन का मतलब वही होता है। अब हम थोड़ा सा और नॉलेज में जाते हैं, क्योंकि एक बार हम नहीं समझता है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अमालगमेशन में एक हम वो है क्या बोलते हैं, ए बी नाम का एक बिजनेस है और एक सी डी नाम का है। तो ए बी देख रहा है कि मेरे पास 50% कस्टमर आ रहे हैं और सी डी के पास 50% जा रहे हैं। तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों मिलके एक बिजनेस कर लेते हैं। जैसे कि एक का है वड़ा पाव, एक का दाबेली पाव। तो फिर वो दोनों मिस कर लिए कि मेरे पास 50% जा रहा है, उसके पास 50%। से अच्छा हम दोनों एक हो गए अगर, तो हमारा 100% एक ही जगह पे आएगा। तो फिर ऐसे दोनों एक हो गए, तो ए बी और सी डी, ए बी सी डी नाम न्यू फॉर्म बन गया, जिसका नाम था ए बी सी डी। अब आप बोलोगे तो नया फॉर्म बन गया, तो ओल्ड फॉर्म का क्या जरूरत। ओल्ड फॉर्म का कोई जरूरत नहीं, इसकी वजह से ओल्ड फॉर्म बंद हो जाएगा। ओल्ड फॉर्म के लोग आ जाएंगे न्यू फॉर्म में ही, अपनी जेब में से पैसे डाल के अपने में से ही डालेगा, अपने में से निकाल के डालेगा। लेकिन न्यू फॉर्म बन जाएगा और न्यू नाम आ जाएगा। और जो न्यू नाम आएगा, जो ए बी सी डी है, उसको बोलेंगे परचेसिंग फर्म। क्यों परचेसिंग फर्म बोलेंगे, क्योंकि वो बिजनेस ओल्ड फर्म वाले से खरीद लिया है। ओल्ड फर्म कौन है, ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी ने एक दूसरे का फर्म बेच दिया ए बी सी डी को, है दोनों एक ही लोग, बट आगे जाके मिल जाएंगे और अब 100% शेयरिंग प्रॉफिट दोनों का हो जाएगा। तो जो ए बी सी डी को परचेसिंग फर्म बोलेंगे, और जो ए बी और सी डी इनको ओल्ड फर्म बोलेंगे। ओल्ड फर्म या फिर वेंडर फर्म। वेंडर फर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि वेंडर फर्म ही यूज होगा हमेशा। अब हम जाएंगे, ये बात लेकिन ध्यान देना, जो बिजनेस और बिजनेस मैन होता है दोनों अलग होता है। आपको याद होगा 11th में पढ़ा होगा आपने, ये नहीं 11th में पढ़ा होगा तो मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूँ, जो टॉयलेट पिक्चर देखते होंगे। राउडी हीरो 2 में था एक डायलॉग कि मतलब राजनीति और जिंदगी अलग रखने का। वैसे सेम अपना, कि बिजनेस और बिजनेस मैन दोनों अलग करने का है। पिक्चर में ये सीन हुआ था कि राजनीति और जिंदगी को सेम कर दिए थे, तो उसकी वजह से कांड हो गया था। तो वैसे ही बिजनेस और बिजनेस मैन को अगर आप एक कर दोगे, तो सब में भी आपका कांड हो जाएगा, और सब में कांड होगा तो क्वेश्चन में आपका टैली नहीं होगा, या फिर जो भी है वो नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेगा ठीक से। इसकी वजह से बिजनेस और बिजनेस मैन दोनों अलग होते हैं, ये बहुत ध्यान देना। मिक्स कर देते बच्चे लोग, बहुत गड़बड़ी होती है। तो हम आते हैं अपने आगे वाले टॉपिक पे। ओल्ड फर्म जो रहता है, ओल्ड फर्म वाला अपनी जेब से पैसा निकाल के अपने दूसरे जेब में डाल देता है। ऐसे ए बी वाला जब अपना फर्म बेचा, तो आगे जाके वही ए बी सी डी मिक्स हो गया ना। है तो एक ही आदमी, बस आगे जाके दो की जगह पे चार हो जाएंगे। ए और बी दो पार्टनर थे, आगे जाके ए बी और सी डी दोनों मिक्स होकर ए बी सी डी हो गए। मीन्स एक जेब से पैसा निकाल के एक दूसरे जेब में अपने डाल ले रहा है। तो जो पैसा ले रहे दे रहे, ए बी वाला ए बी सी डी को बेच रहा है, तो जो पैसा है उसको बोलते हैं पीसी। पीसी मीन्स परचेस कंसिडरेशन। अब इस पर हम बात करते हैं। उसके बाद क्या रहता है, वेंडर फर्म सेल्स इज इंटायर बिजनेस टू न्यू फर्म। मीन्स वेंडर फर्म कौन, ओल्ड फर्म जो ए बी और सी डी है, ये अपना पूरा बिजनेस बेच देते हैं इसको, न्यू फर्म को। परचेसिंग फर्म जिसको बोलते हैं। वेंडर फर्म को कुछ अमाउंट देंगे, है कि नहीं, ऐसे थोड़ी ना बेच देंगे। मीन्स एक पैसे दिखाने के लिए कुछ रहना चाहिए ना, कि यहाँ किससे बेचे। कुछ भी आज के ज़माने में बार्टर सिस्टम तो है नहीं, तो इसकी वजह से पैसे से बेचना रहेगा। तो कुछ भी जो बेचेंगे तो पैसे से बेचेंगे, तो जो पैसा देंगे उसको बोलेंगे पीसी। पीसी मीन्स परचेस कंसिडरेशन। अभी डाउट आता है बहुत अच्छा, परचेस कंसिडरेशन है क्या। सबको फुल फॉर्म तो सबको पता है, अरे पीसी, पीसी नाम लिया परचेस कंसिडरेशन।
डीप में पूछो, अरे डीप में तो पता नहीं, तो उसकी वजह से हम मीनिंग पे जाते हैं। मीनिंग क्या है, डेफिनेशन पहले इंग्लिश लिखते हैं। एन अमाउंट पेड बाय परचेसिंग फर्म टू वेंडर फर्म विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ इट्स बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि कुछ अमाउंट रहता है जो पे करते परचेसिंग फर्म टू वेंडर फर्म, समझ रहे हो ना। परचेसिंग फर्म मीन सेलिंग फर्म, सेलिंग फर्म परचेसिंग फर्म जो है वो सेलिंग फर्म को सेल करती है उसकी बिजनेस। मीन्स ए बी अपने बिजनेस सेल करता है ABCD को, है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन, जो अमाउंट मिलता है। परचेस कंसिडरेशन क्वेश्चन में कभी भी नहीं रहेगा, ये बहुत बात ध्यान देना आप। परचेस कंसिडरेशन ज्यादातर नहीं रहेगा, 95% नहीं रहेगा सब में। उसके बाद क्या रहेगा, सब रेडमेंट नहीं रहता है, मीन्स सब में नहीं रहेगा। उसके बाद अपने को बनाना पड़ता है, मीन्स रेडीमेड नहीं रहेगा, सब अपने को बनाना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। पीसी आपको समझ गया क्या है, कि जो अमाउंट रहता है जिसकी वजह से बिजनेस सेल करते हैं उसको बोलते हैं पीसी, मीन्स परचेस कंसिडरेशन। ये बात ध्यान देना, पीसी को जैसे हम बहुत लंबा खींच रहे, पीसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमको। माल कमीशन मतलब आपको समझ गया, पीसी मतलब समझ गया। उसके बाद पीसी के दो मेथड है पीसी को फाइंड करने के, क्योंकि मैंने आपको अभी ऊपर बोला कि नहीं है, आपने हमारे पास क्वेश्चन में पीसी नहीं रहता है मीन्स फाइंड करना है, रेडीमेड थोड़ी ना हमारे पास। उसके बाद हमें फाइंड करने के भी दो मेथड है, फर्स्ट इज नेट असेट मेथड एंड सेकेंड इज नेट पेमेंट मेथड। अभी नेट असेट मेथड आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि असेट, हाँ से रिलेटेड, तो मैं बता दूं आपको, नेट असेट रिलेट जो है, नेट असेट मेथड वो फॉर्मूला बेस्ड है, मीन्स थोड़ा फॉर्मूला रहेगा, उसमें डाल मिल के भर के हमको आंसर निकालना रहेगा। जो नेट पेमेंट मेथड है इसमें मतलब जैसे एडजस्टमेंट दिया रहेगा, बस वही पढ़ के अपने को सॉल्व करना रहेगा। एडजस्टमेंट मतलब इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं, बस वो भी इजी है, उसमें फॉर्मूला रहेगा, इसमें एडजस्टमेंट पढ़ के हो गया, सॉल्व कर देंगे, हो गया। फिर उसके बाद दोनों में से जो रहेगा ये दो मेथड, उसमें से अपने को एक करना ज़्यादातर, बट हम सीखेंगे दोनों, मतलब मीनिंग उसका समझेंगे दोनों। ज़्यादातर एक ही यूज होता है जो कि है नेट असेट मेथड, बहुत ईजी है, मतलब ये इतना ज़्यादा ईजी है ना, जब समझे हम कराएंगे आपको, एक्सप्लेन करेंगे तो समझ जाएगा आपको। तो फिर क्या है, असेट, नेट असेटमेंट। असेट मतलब क्या होता है, असेटमेंट जो अपना है मतलब क्या, जो हमारे पास है अभी। असेट मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं, असेट मतलब तुम SY BCom के बच्चे को असेट मतलब नहीं पता रहेगा, तो 11th में असेट सब समझा देते। तो फिर असेट इन सिंपल लैंग्वेज जो अपना है कि नहीं, तो असेट मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मूला, मैं क्या बोला आपको, नेट असेट मेथड का फॉर्मूला है, मतलब कैसे फाइंड करना है पीसी अंडर नेट असेट मेथड। हम जाएंगे फॉर्मूला में, जो कि है ग्रॉस असेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस असेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा पीसी, जो कि है परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन है आपका। उसके बाद अगर आपको ध्यान होगा तो अभी मैं आपको थोड़ा डीप में लेके जाता हूँ कि ग्रॉस असेट, असेट के अंदर रहेगा क्या। असेट के अंदर सबसे पहला स्टेप रहेगा फिक्स्ड असेट। और फिक्स्ड असेट मतलब क्या होता है, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, गुडविल, ये सब रहता है। तो आपको पता है ये फिक्स्ड असेट 11th के थ्योरी पार्ट्स में हम लोग 11th या 12th 11th में पढ़ा होगा। फिक्स्ड असेट रहता क्या है, बिल्डिंग जैसे कि फिक्स्ड है, वो सब असेट में फिक्स जो रहते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, गुडविल एक्सेट्रा। उसके बाद सेकंड की फिक्स्ड असेट प्लस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है कि क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट किसी भी अदर फर्म में इन्वेस्ट करते हैं हम, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। प्लस करंट असेट। अब करंट असेट क्या है, करंट असेट है हमारा स्टॉक, डेटर्स, कैश, बिल्स रिसीवेबल। मीन्स अभी कभी भी चेंज होता रहता है, स्टॉक का वैल्यू कभी भी चेंज होता है, डेटर्स का वैल्यू भी चेंज होता है, और उसको करंट असेट क्यों बोलते हैं आपको 11 में, ये मतलब एकदम बेसिक है। बिल्स रिसीवेबल, कैश, स्टॉक, डेटर्स एक्सेट्रा, जितने भी करंट असेट है, फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, अगर आप इतना करोगे तो इसको बोलते हैं ग्रॉस असेट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा फॉर्मूले में, ग्रॉस असेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी। तो ग्रॉस असेट तो हमने देख लिया, बट ग्रॉस लायबिलिटी क्या है, तो ग्रॉस लायबिलिटी जो कि है, लायबिलिटी तो आपको पता ही है, तो जो बोझ रहेगा हमारे, जो पेमेंट करना रहेगा हमको, तो ग्रॉस लायबिलिटी में रहेगा लोन फंड, जो कि है बोरोविंग, बोरो करना रहेगा उसको। तो लोन फंड के अंदर क्या आता है, जैसे कि उसका एग्जांपल लेते हैं लोन फंड का, बैंक लोन हुआ, सिक्योर्ड लोन हुआ, अनसिक्योर्ड लोन हुआ, मतलब डिबेंचर्स हुआ एक्सेट्रा। मतलब समझ रहे हो ना आप, बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन जो भी रहेगा लोन फंड में आएगा। लोन फंड प्लस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या है, लोन फंड प्लस करंट लायबिलिटी क्यों कर रहे, ग्रॉस लायबिलिटी फाइंड करने के लिए। ग्रॉस असेट फाइंड करने के लिए क्या था हमारे पास, वही फॉर्मूला पुराना, फिक्स्ड असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट। अगर आप फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे ही
ग्रॉस लायबिलिटी फाइंड करने के लिए एल एफ मीन्स लोन फंड। लोन फंड क्या है? बैंक लोन, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। करंट लायबिलिटी क्या है? तो करंट लायब जैसे करंट असेट था वैसे करंट लायबिलिटी, बस वो असेट है लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा, ये सब जो रहते हैं इनको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। अब ये हो गया हमारा कि मतलब ऐसे ग्रॉस असेट का मतलब क्या है, ग्रॉस असेट के अंदर क्या है, ग्रॉस लायबिलिटी के अंदर क्या है, तो ये सब हमारा हो गया। नेट अभी क्या है, नेट असेट मेथड का फॉर्मूला हमारे पास डिस्कस हो चुका है। ग्रॉस असेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी इज इक्वल टू पीसी। पीसी व्हाट? पीसी परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन क्या रहता है? जो अमाउंट पे करते हैं हम उसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। उसके बाद ये ध्यान देना कि ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज विच आर टेकन ओवर बाय परचेसिंग फर्म, मतलब आप पीसी में वही रिकॉर्ड कर सकते हो जब हम परचेसिंग फर्म का मतलब बनाएंगे लेजर, तो उसके अंदर वही एसेट आएगा और टेकन ओवर बाय परचेसिंग फर्म मीन्स न्यू फर्म जो रहेगा, जो जैसे कि हमें एग्जांपल दिया एबीसीडी, तो जो एबीसीडी है वो जो असेट्स लेके जाएंगे ओल्ड फर्म से वही रिकॉर्ड होगा, जो नहीं लेके गए वो नहीं लेकर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो बोलेगा मैं लेके नहीं गया तो मेरे पास मैं पैसा क्यों पेमेंट करूँ उसका। सिंपल है ना, जो लेके जाएगा उसका पेमेंट करेगा। उसके बाद न्यू फर्म ने बोला कि मुझे असेट नहीं चाहिए तो पीसी में नहीं आएगा। इतना तो आपको सिंपल पता है कि नहीं? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर वो असेट वो लेके ही नहीं गया तो उसका पैसा उसको वो देगा ही नहीं, और अगर दे भी दिया गलती से तो बाद में माइनस कर भी लेगा। पहली बात तो देगा ही नहीं, क्योंकि पहले से वहाँ सब अकाउंटेंट रहता है सब कुछ देखने के लिए हर एक चीज़, तो फिर हो कभी नहीं गलती। उसके बाद कोई भी एसेट की ओल्ड वैल्यू, जैसे कि 2000 रुपये किसी का ओल्ड वैल्यू है, अब उसकी वैल्यू जब मतलब ओल्ड पार्टनर जब खरीदा था उसको, उसकी 2000 वैल्यू थी। अब उसको जब न्यू फर्म जब उससे कोई एसेट खरीद रहा था तो उसकी वैल्यू 500 रुपये बची थी, क्योंकि उसको यूज़ कर करके वो एकदम मतलब बहुत कम हो जाता है ना, डिप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में। तो उसको डिप्रिसिएशन करने के बाद अब उसकी वैल्यू थोड़ी ना बढ़ेगी, क्योंकि जैसे कि समझ लो कोई कढ़ाई है, कोई बिजनेस बड़ा बड़ा वाला है, तो कढ़ाई है तो कढ़ाई को आप 2000 रुपये में खरीदे थे ओल्ड फॉर्म में, तो उसके बाद उसमें कढ़ाई में बहुत उसको मतलब किया, काला हो गया और पतला हो गया, तो 2000 से 3000 थोड़ी ना रहेगा कोई लैंड या फिर बिल्डिंग जैसा, कोई वो कम हो जाएगा ना उल्टा, क्योंकि वो घस चुकी है, उसका डिप्रिसिएशन हो गया 500 समझ ले 500 रुपया हो गया। तो न्यू फर्म जो है, तो आपको क्या लगता है वो 2000 रुपया देगा या फिर 500 रुपया? वो तो देगा 500 रुपया, क्योंकि वो जब खरीद रहा था तो उसकी इसलिए वैल्यू 500 रुपया ही थी। 2000 तो ओल्ड फर्म की थी ना, मीन्स ए बी ने जब खरीदा था तो तब 2000 रुपया था, और ए बी ने खूब घसा माजा जो भी किया, मीन्स कढ़ाई को एकदम पतला कर दिया। उसके बाद जब वो बेचने लग गए तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू 500 रुपया ही थी, तो उन लोग ने कि उसको 2000 में लेंगे, पागल थोड़ी ना है, ऐसे बिजनेस थोड़ी ना खोल लिए। उसके बाद उसको 500 रुपया वही देंगे। एग्रीड वैल्यू जिसको बोलते हैं एग्रीड वैल्यू या फिर न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखें हम जाएंगे इस पे, ऑल असेट टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू मीन्स जितने भी वेंडर फर्म का अकाउंट बनेगा उसमें जितने भी असेट रहेंगे वो टेकन ओवर लेके जाएंगे तो एग्रीड वैल्यू भी मीन्स न्यू वैल्यू भी। क्योंकि बताया ना आपको एग्रीड वैल्यू न्यू वैल्यू किसको बोलते हैं, कि जो मतलब जैसे वो 500 रुपया है उसको एग्रीड वैल्यू बोलेंगे, क्योंकि असली वैल्यू वही है न्यू फर्म के लिए। एडजस्टमेंट वैल्यू भी बोलेंगे उसको। अब हमारे पास 3 वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, अगर ऑल असेट टेकन और एग्रीड वैल्यू, अगर एग्रीड वैल्यू नहीं रहा, एग्रीड वैल्यू मीन्स 500 रुपया नहीं रहा, पता ही नहीं हमको, तो फिर तब क्या करेंगे, तो मार्केट वैल्यू पाएंगे। अब मैं एकदम सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूँ, बहुत मतलब ईजी, आपको याद भी रहेगा, ये सब चीज़ आपको याद भी रहता ज़्यादातर। 3 वैल्यू है, क्या क्या? पहले हमने पढ़ा क्या कि एग्रीड वैल्यू है, एग्रीड वैल्यू के बाद क्या है, मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू के बाद एक और क्या है, बुक वैल्यू है। एग्रीड वैल्यू मैंने आपको बोला कि क्या है एग्रीड वैल्यू, कि जो 500 रुपया उसको एग्रीड वैल्यू बोलेंगे। मार्केट वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में उसका दिया रहता है, मतलब उसका जितना भी अमाउंट रहेगा ब्रैकेट में दिया रहेगा। और बुक वैल्यू क्या रहता है, बैलेंस शीट वैल्यू रहता है, जो बैलेंस शीट में दिया रहता है। तो आप बोलोगे कुछ समझ नहीं रहा ये तीनों का वैल्यू, बस एग्रीड वैल्यू समझे, मार्केट और बुक का अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। तो एग्रीड वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का तीनों का इतना इजी है कि आपको पूरा चैप्टर का सम नहीं याद रहेगा, लेकिन ये आपको याद रहेगा। अब मैं सिंपल सा एक आपको एग्जांपल देता हूँ। समझ लो एग्रीड वैल्यू बाहर वाली मीन्स सबसे पहले बाहर वाले पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, एग्रीड वैल्यू। अगर बाहर वाला नहीं मिला आपको तो मार्केट वैल्यू, फिर बाजू वाला नहीं मिला तो फिर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स घर पे,
आपको कुछ नहीं मिलता तो आप दोस्तों के पास जाते हो बात करने। अगर दोस्त भी नहीं मिले तो फिर बाजू बाजू के घर के आजू बाजू कोई रहता है दोस्त, तो उनसे मिलते हो। वो भी नहीं मिले तो चुपचाप घर पे बैठते हो ना, तो इसी उसको बोलते हो बुक वैल्यू। सिंपल सा एकदम एग्जाम्पल हमारा। तो लास्ट मीन्स बुक वैल्यू। अगर एग्रीड वैल्यू मार्केट वैल्यू नहीं रहा तो बुक वैल्यू, जिसको बैलेंस शीट वैल्यू भी बोलते हैं, कि जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया रहता है। ये था हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन। कोई अगर आपको समझा हो ये तीनों, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू, तो आपको बहुत ईजी होगा आगे करने के लिए, क्योंकि ये तीनों वैल्यू पे बहुत डिपेंडेंट है। और बुक वैल्यू जो था मैंने आपको बोला बैलेंस शीट में दिया रहेगा, मार्केट वैल्यू रहेगा जो अमाउंट ब्रैकेट में रहेगा, हमेशा ब्रैकेट में ही रहेगा। बट ज़्यादातर वेंडर फॉर्म में तो एग्रीड वैल्यू का यूज़ होगा, क्योंकि वो जितने में 500 रुपये में लिखेगा तो 500 ही लिखना पड़ेगा उसको, क्यों 1500 ज़्यादा लिखना चाहेगा, वो 500 में लिखेगा। इसकी वजह से वेंडर फॉर्म में कभी भी एग्रीड वैल्यू ही लिखेंगे। एग्रीड वैल्यू के अलावा अगर आप लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगा सम। इसकी वजह से वेंडर फॉर्म जब जब बोले जाएगा तो आपको, मैं बार बार 2-3 बार लाइन रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ी होती है बच्चों से, क्योंकि डाउट होता है कौन सा वैल्यू लिखना है, 500 वाला लिखना 2000। अभी तो आपको एग्जाम्पल सिंपल समझ रहे हैं, क्वेश्चन में डाउट होता है। इसकी वजह से मैंने अभी से आपको बोल रहा हूँ, वेंडर फॉर्म का जब भी बनेगा, मीन्स ओल्ड फॉर्म का जब भी बनेगा, तो आप लोग कि वेंडर फॉर्म का क्यों बनेगा, अब तो न्यू फॉर्म खुल गया। तो जब कोई भी बिजनेस बंद होता है तो उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर करना पड़ता है। तो इसकी वजह से जब न्यू फॉर्म स्टार्ट होगा तो ओल्ड फॉर्म बंद भी तो हो रहा है, तो ओल्ड फॉर्म बंद होगा तो उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा हमको। तो उसका जब अकाउंटिंग करने लग जाएंगे तो अमाउंट लेना पड़ेगा। तो जो अमाउंट लेंगे वो एग्रीड वैल्यू में ही लेंगे, एडजस्टमेंट वैल्यू जिसको बोलते हैं। अब आपको समझ गया होगा तीनों के तीनों वैल्यू। तो हमारा ये 2 मेथड में से एक मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि नेट असेट मेथड था। नेट पेमेंट मेथड हम जो देख रहे हैं अब, नेट पेमेंट मेथड की बारी है। तो एक सिंपल सा एक इंग्लिश में डेफिनेशन हम देखते हैं। व्हेन अंडर सम कैपिटल, सम के अंदर अगर कैपिटल आपको दिया रहा है, कैपिटल इज गिवन, देन यूज़ नेट पेमेंट मेथड। मतलब अगर कैपिटल दिया रहेगा तो नेट पेमेंट मेथड यूज़ करना चाहिए आपको। बट जब कैपिटल नहीं दिया है, या फिर जैसे पीसी नहीं दिया रहेगा आपको, तो आपको नेट असेट मेथड करना है। वैसे अगर कैपिटल अगर दिया गया है तो आप नेट पेमेंट मेथड यूज़ करोगे। एंड व्हेन अंडर सम पीसी इज़ नॉट गिवन, पीसी अगर नहीं दिया, आप सम पहले पढ़ो। और अगर सम में पीसी मीन्स परचेस कंसिडरेशन अगर नहीं दिया आपको, तो आप नेट असेट मेथड लगा दो, जो हमने अभी डिस्कस किया है कुछ ही देर पहले। और अगर कैपिटल से कुछ रिलेटेड दिया है, ये ऐसा ऐसा कैपिटल में दिया हुआ है, तो आपको नेट पेमेंट मेथड यूज़ करना है। ये था हमारा कैपिटल से रिलेटेड। तो हमारा नेट पेमेंट मेथड हार्ड नहीं ज़रा सा भी, मैंने बताया था आपको, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, सेम आपको एस टू एस देख के कॉपी करना है। तो हम अब आएंगे अकाउंटिंग ऑफ वेंडर्स में। मीन्स कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, वो भी वेंडर मीन्स ओल्ड फर्म में। तो फिर पहला अकाउंट जो कि है रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये आप जानते होंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अभी रियलाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, मतलब ग्रॉस असेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी। तो ग्रॉस असेट में फिक्स्ड असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट, लायबिलिटीज़ में लोन फंड एंड करंट लायबिलिटीज़, ये सब था। ये सब माइनस प्लस करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। रियलाइजेशन अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अनाथ आश्रम में, किसका, वेंडर का। वेंडर कौन है, न्यू ओल्ड फर्म। मीन्स अगर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी, जितनी भी असेट और लायबिलिटी है सब रिलेशन में आती है, वेंडर का, वेंडर फर्म का लेगा। तो उसके बाद सेकंड जो हम बनाएंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो किसका, ओल्ड का बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है न्यू का, तो न्यू का भी बनाएंगे, लेकिन ओल्ड का भी बोला जाता है ज़्यादातर, तो ओल्ड का बनाएंगे। क्योंकि हम अभी अकाउंटिंग ऑफ वेंडर्स में, तो ओल्ड पार्टनर का एक अकाउंट बनाएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको पता ही होगा। कैश बैंक अकाउंट, तो कैश बैंक अकाउंट एक बनाने पड़ेगा हमको। अगर कैश इज टेकन ओवर, नॉट टेकन ओवर रहेगा तो हम कैश के अमाउंट में दे देंगे, और अगर टेकन ओवर हुआ तो फिर तो वहीं वहीं लिख लेंगे। वो सब में हम करेंगे खुद, थ्योरी पार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद परचेसिंग फर्म में, अंडर परचेसिंग फर्म में दो चीज़ क्या है, पहला जर्नल एंट्री पास करना रहता है, दूसरा बैलेंस शीट। ये सिंपल फॉर्मेट है। जर्नल एंट्रीज में मैं बहुत सिंपल है, जिसको 11-12 में जर्नल एंट्री, जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो सब ऐसे चैप्टर था कि मीन्स उसमें जर्नल एंट्री ही करना था। जर्नल एंट्री बहुत इजी कर करके तो वो मार्क्स मिल जाता था। तो रिलेटेड उसके नहीं है ज़रा सा भी, लेकिन जैसे मैं जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूँ, इसमें भी जर्नल एंट्री नहीं है, बस लेजर बनाना है, लेकिन ये थ्योरी पार्ट के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। उसके बाद असेट, एक हम एंट्री देखने वाले हैं, जो कि है पहला एंट्री, असेट अकाउंट डेबिट
टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट टू वेंडर कैपिटल अकाउंट। तो असेट कभी भी क्या होता है, कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस कि क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। और लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस रहता है। कैपिटल वेंडर का कैपिटल हो चाहे पार्टनर का कैपिटल है, मीन्स ओल्ड कैपिटल, तो वो भी लायबिलिटी हमेशा रहती है। तो ये हो गई हमारी एंट्री, असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद सेकेंड एंट्री, काय की सेकेंड एंट्री, कुछ खर्चा होगा भाई हमसे तो उसका एंट्री आपको हमेशा याद होगा, बचपन से मीन्स 11 से, बचपन से नहीं, आपको याद होगा कि हर एक चीज़ के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो ऐसे एक्सपेंसेस में अगर एक चीज़ जा रहा है तो एक चीज़ आ रहा है, तो क्या जा, अगर आप कुछ खर्चा करोगे तो क्या जाएगा, पैसा जाएगा, बट आएगा क्या, कुछ तो आना भी तो चाहिए। तो गुडविल आएगा, किसका, बिजनेस का। क्योंकि दो फर्म जाके एक साथ मिल गए तो उसका गुडविल बढ़ेगा ना, तो वो आएगा आना, गुडविल आना मतलब डेबिट। और कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस पूरा, क्योंकि खर्चा है वो जा रहा है, क्रेडिट आउट गोज आउट रियल अकाउंट का आप ध्यान दोगे तो। ये हो गए दो एंट्री, ये दो एंट्री हमारी बहुत ईजी है, हद से ज़्यादा ईजी। और एंट्री नहीं है, और थोड़ी सी है हार्ड, धीरे धीरे वो हार्ड सम करते जाएंगे। जब अगर हार्ड सम आया हमारे पास तो हम उस टाइम पे एंट्री कर लेंगे, पहले करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब थे हमारे थियरी पार्ट्स। अब हम मिलेंगे सेकेंड वीडियो में, वो भी प्रैक्टिकल सम से।